नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। चैनल मेरी किताबें पुस्तक संपन्नता के छिपे हुए रहस्य, जिसके लेखक हैं नेपोलियन हिल। प्रस्तुत है पुस्तक का अगला भाग। इस तकनीक से मुझे असाधारण सफलता मिली। जब मैंने ये काल्पनिक परामर्श बैठकें शुरू की, तब तक कि मैं सार्वजनिक संभाषण की कई कोशिशें कर चुका था, जो सभी बुरी तरह नाकाम रही थीं। लेकिन इस अभ्यास के एक सप्ताह बाद ही मैंने जो पहला भाषण दिया, उसने मेरे श्रोताओं को इतना प्रभावित किया कि मुझे उसी विषय पर एक और भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। उस दिन के बाद से आज तक मैं लगातार बेहतर बन रहा हूँ। पिछले साल सार्वजनिक वक्ता के रूप में मेरी सेवाओं की मांग इतनी ज़्यादा हो गई कि मुझे अमेरिका के ज़्यादातर हिस्सों का दौरा करना पड़ा और अग्रणी क्लबों, सामाजिक संगठनों, स्कूलों तथा विशेष रूप से आयोजित बैठकों में व्याख्यान देना पड़ा। पिट्सबर्ग शहर में मैंने एडवर्टाइजिंग क्लब के सामने सफलता की जादुई सीढ़ी भाषण दिया। मेरे श्रोताओं में अमेरिका के कुछ अग्रणी कारोबारी लीडर थे, कार्नेगी स्टील कंपनी के अधिकारी थे, एच.जे. हेंज पिकल कंपनी के अधिकारी थे, द जोसेफ होम डिपार्टमेंट स्टोर के अधिकारी थे और शहर के अन्य दिग्गज उद्योगपति थे। ये विश्लेषणात्मक लोग थे जो जानते थे कि कब कोई ठोस चीज देख रहे हैं। क्लब के कई सदस्यों ने बाद में मुझे बताया कि मेरे संभाषण के अंत में क्लब में जितनी जोरदार जयध्वनि हुई, उतनी पहले कभी नहीं हुई थी। पिट्सबर्ग से लौटने के कुछ समय बाद ही मुझे उस कार्यक्रम के लिए एसोसिएटेड एडवर्टाइजिंग क्लब्स ऑफ द वर्ल्ड से एक मेडल मिला। कृपया यह न समझें कि मैं घमंड में डींग हाँक रहा हूँ। मैं आपको तथ्य, नाम और स्थान बता रहा हूँ और मेरा उद्देश्य यह दिखाना था कि मैं हेनरी वार्ड बीचर के जिस गुण की बहुत प्रशंसा करता था, उसे मैं अपने भीतर सचमुच विकसित करने लगा था। यह गुण काल्पनिक परामर्श टेबल पर विकसित हुआ जब मेरी आंखें बंद थीं और मैंने बीचर को अपने काल्पनिक परामर्शदाता मंडल के सदस्य के रूप में बैठे देखा। जिस सिद्धांत के जरिए मैंने योग्यता विकसित की थी, वह आत्म सुझाव था। मैंने अपने मस्तिष्क को उस विचार से इतना भर लिया कि मैं बीचर के बराबर या बेहतर बन सकता हूँ कि कोई दूसरा परिणाम संभव ही नहीं था। ना ही यह मेरे वृत्तांत का अंत है, एक ऐसा वृत्तांत जिसकी गवाही वे लाखों लोग दे सकते हैं जो अब मुझे जानते हैं और पूरे अमेरिका के हर शहर, गांव और कस्बे में रहते हैं। मैंने तुरंत असहिष्णुता की जगह सहिष्णुता रखना शुरू कर दिया। मैंने मित्र हो या शत्रु, सबके प्रति न्याय के अद्भुत गुण में अमर लिंकन का अनुकरण शुरू कर दिया। फलस्वरूप मेरे कहे शब्दों में ही नहीं, बल्कि मेरी लेखनी में भी नई शक्ति आने लगी और मैंने शक्ति व विश्वास में अपनी लेखन योग्यता को निरंतर बढ़ते हुए उतनी ही स्पष्टता से देखा जितनी स्पष्टता से मैं किसी साफ दिन सूरज को देख सकता हूँ। कुछ महीने पहले मुझे इस बारे में एक अच्छा अनुभव मिला। शिकागो की मॉरिस पैकिंग कंपनी के अधिकारी श्री मायर्स ने यह टिप्पणी की कि हिल्स गोल्डन रूल मैगजीन में मेरे संपादकीय पढ़कर उन्हें स्वर्गीय अल्बर्ट हवार्ड की बहुत याद आती है, जिनका मैं प्रशंसक था। उन्होंने कुछ दिनों पहले अपने एक सहयोगी से कहा था कि मैं न सिर्फ अल्बर्ट हवार्ड के बराबर हो गया हूँ, बल्कि उनसे भी आगे निकल गया हूँ। मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूँ कि इन तथ्यों को नज़रअंदाज ना करें और इन्हें अहंकार का नाम न दें। अगर मैं हवार्ड जितनी अच्छी तरह लिखता हूँ तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने इसकी इच्छा की थी। मैंने आत्म सुझाव का जानबूझकर इस्तेमाल करके अपने मन को आवेशित किया कि मैं न सिर्फ उनकी बराबरी करूं, बल्कि यदि संभव हो तो उनसे उत्कृष्ट और उद्देश्यपूर्ण बनूं। मैं इस तथ्य से अनजान नहीं हूं कि अहंकार एक अक्षम्य कमजोरी है, लेखक में भी और वक्ता में भी, और कोई भी मस्तिष्क के ऐसे खोखलेपन की इतनी भर्त्सना नहीं करता है जितना कि यह लेखक करता है। लेकिन मुझे आपको यह भी याद दिलाना होगा कि यह हमेशा अहंकार नहीं होता जब कोई लेखक अपने व्यक्तिगत अनुभव बताकर किसी विषय पर अपने पाठकों को वास्तविक जानकारी देना चाहता है। कई बार ऐसा करने के लिए साहस की जरूरत होती है। इस खास प्रकरण में मैं अपना नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन इस वृत्तांत का महत्व काफी कम हो जाता। मैं यह व्यक्तिगत अनुभव सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि वे सच्चे हैं और ये विश्वास करता हूँ कि किसी तीसरे व्यक्ति की ओर से लिखने या आत्म सुझाव के सिद्धांत का काल्पनिक उदाहरण देने से अच्छा है कि अहंकारी कहे जाने का जोखिम ले लूं। जीवन में निश्चित लक्ष्य का महत्व।
आपका लेखक जीवन में अपने निश्चित लक्ष्य के विवरणों पर भी उतना ही ध्यान देता है जितना कि यह किसी अट्टालिका की योजना बनाने पर देता। जीवन में आपकी उपलब्धि उन योजनाओं जितनी ही निश्चित होती है जिनका इस्तेमाल आप अपने उद्देश्य को हासिल करने के लिए करते हैं। इन पंक्तियों को लिखने के 1.5 साल पहले मैंने जीवन में अपने निश्चित लक्ष्य के लिखित कथन को संशोधित किया था। मैंने आमदनी वाले पैराग्राफ में ज़्यादा बड़ी राशि लिख ली थी जिसकी ज़रूरत मुझे उस शैक्षणिक कार्यक्रम को चलाने के लिए होगी जिसकी रूपरेखा मैंने अपने स्कूल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए बनाई थी। जिस दिन मैंने जीवन में अपने निश्चित लक्ष्य के शब्दों में यह परिवर्तन किया, उसके बाद 6 महीने के भीतर ही एक कारपोरेशन का प्रमुख मेरे पास आया जिसने मुझे $1,05,200 की सालाना वेतन का प्रस्ताव दिया, जिसमें से $5,200 ऑफिस आने जाने के लिए यात्रा व्यय था जो शिकागो से बहुत दूर था। वेतन $1,00,000 था। यह ठीक उतनी ही राशि थी जितनी मैंने अपने निश्चित लक्ष्य के लिए लिखित कथन में लिखी थी। मैंने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और 5 महीने से भी कम समय में मैंने संगठन को दमदार बनाया और मुझे नियुक्त करने वाली कंपनी के लिए दूसरी संपत्ति बना ली जिसका अनुमानित मूल्य $20 मिलियन से ज़्यादा था। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मेरे नियोक्ता ने एक शर्त लगा दी थी जिसके जरिए उसने मुझे तयशुदा $1,00,000 के वेतन का चूना लगा दिया। 2 असाधारण तथ्य हैं जिनकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। पहला, मुझे ठीक उतनी ही राशि की पेशकश मिली जितनी मैंने अपने निश्चित लक्ष्य में लिखी थी कि मैं अगले साल कमाना चाहता हूँ। दूसरा, मैंने सचमुच वह राशि कमा ली और वास्तव में कमाने से भी कई गुना ज़्यादा किया, हालांकि मैं उसे वसूल नहीं कर पाया। अब कृपया मेरी घोषणा के शब्दों को दोबारा देखें कि मैं $1,00,000 प्रति वर्ष कमाऊंगा। फिर खुद को यह सवाल पूछें, क्या फ़र्क होता अगर मैं घोषणा में यह लिखा होता कि 1 साल में $1,00,000 कमाऊंगा और प्राप्त करूंगा। सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि अगर मैंने अपना निश्चित लक्ष्य शब्दावली में लिखा होता तो परिणाम में कोई फर्क पड़ता। कौन इतना समझदार है कि इस कथन की पुष्टि करे या इससे इनकार करे कि सृष्टि का एक नियम है जिसके जरिए हम अपनी ओर उसे आकर्षित करते हैं, जिसके बारे में हमें यकीन होता है कि हम इस नियम के जरिए हासिल कर सकते हैं कि हमें वह मिलता है जो हम मांगते हैं, बशर्ते मिलना संभव हो या और यह निष्पक्षता, न्याय व स्पष्ट रूप से बनी योजना पर आधारित हो। मुझे विश्वास है कि सुव्यवस्थित प्रयासों वाले व्यक्ति के उद्देश्य को पराजित करना असंभव है। ऐसे व्यवस्थापन से आपके लेखक ने आश्चर्यजनक गति से जीवन में मनचाहा पद हासिल किया है और वह जानता है कि कोई भी ऐसा कर सकता है। सेवा और त्याग बहुत ऊंची सफलता की कुंजियां हैं। पिछले 12 महीनों में मैंने अपने सार्वजनिक संवेदनों में मैंने यह बात कम से कम 1000 बार कही है कि जो व्यक्ति एक निश्चित योजना बनाने में समय लगाता है, जो दमदार और निष्पक्ष हो तथा जो सभी प्रभावित लोगों को लाभ पहुंचाती हो और फिर इतना आत्मविश्वास विकसित करता है कि उस पर अंत तक अमल करे, उसे पराजित नहीं किया जा सकता। मुझ पर कभी अति विश्वासी या अंधविश्वासी होने का आरोप नहीं लगाया गया है। मैं तथाकथित चमत्कारों में भी कभी बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन मैं यह स्वीकार करने के लिए बाध्य हूँ कि मैंने पिछले 20 वर्षों में अपने विकास के दौरान कुछ सिद्धांतों को कारगर होते देखा है जिन्होंने चमत्कारी दिखने वाले परिणाम उत्पन्न किए हैं। मैंने अपने मस्तिष्क के विकास और प्रकटीकरण को देखा है। हालांकि मैं आमतौर पर किसी चमत्कार से बहुत गहराई से प्रभावित नहीं होता हूँ, जिसका कारण मैं पता नहीं लगा पाता हूँ, लेकिन मुझे स्वीकार करना होगा कि मेरे खुद के मस्तिष्क के विकास में बहुत कुछ हुआ है जिसका कारण मुझे नहीं मालूम है। बहरहाल मैं इतना जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरे बाहरी शारीरिक कार्य हमेशा उन विचारों की प्रकृति के अनुरूप और सामंजस्य में होते हैं जो मेरे दिमाग पर हावी रहते हैं। जिन विचारों को मैं अपने मस्तिष्क में आने की अनुमति देता हूँ या जिन्हें मैं जानबूझकर वहाँ इसलिए रखता हूँ ताकि वे मेरी शारीरिक गतिविधियों के ऊपर हावी हो जाए। मेरे अनुभव में निर्णायक रूप से साबित किया है कि चरित्र संयोग का मामला नहीं है। चरित्र आदेशानुसार ठीक उसी तरह बनाया जा सकता है जिस तरह की पहले बनाई गई योजनाओं के अनुरूप कोई मकान बनाया जाता है। मेरे अनुभव ने निर्णायक रूप में साबित किया है कि इंसान उल्लेखनीय रूप से बहुत ही कम समय में
कुछ सप्ताह से लेकर कुछ साल में अपने चरित्र को दोबारा बना सकता है, जो उसके संकल्प और इच्छा पर निर्भर करता है। व्यवहारिक मनोविज्ञान पर यह सबक शुरू करने के कुछ महीनों पहले मुझे एक अनुभव हुआ, जिससे शिकागो शहर में रुचि लेने वाले पक्षों का काफ़ी ध्यान मिला। जब मैं AC मैकडल एंड कंपनी शिकागो के सबसे बड़ा बुक एंड स्टेशनरी हाउस के रिटेल विभाग में लिफ्ट से निकल रहा था, तो लिफ्ट चलाने वालों ने लिफ्ट का दरवाज़ा खिसकने दिया, जिससे मैं लिफ्ट के दरवाजे और दीवार के बीच में दब गया। काफ़ी दर्द हुआ। इसके अलावा इस दुर्घटना से मेरे कोट की आस्तीन फट गई और इतना नुकसान हो गया कि मरम्मत संभव नज़र नहीं आ रही थी। मैंने इस दुर्घटना की खबर स्टोर मैनेजर श्री रेयान को दी, जिन्होंने बहुत विनम्रता से मुझे बताया कि मुझे नुकसान का हर्जाना मिल जाएगा। कुछ समय बाद बीमा कंपनी ने अपने एजेंट को भेजा, मेरे कोट की जांच की, मुझे हर्जाना दे दिया। जब सब कुछ हो गया और सभी पक्ष संतुष्ट हो गए, तो मैं कोट को अपने टेलर के पास ले गया और उसने इतनी साफ सुथरी मरम्मत की कि बताया ही नहीं जा सकता था कि कोट कहाँ फटा था। मुझे बीमा कंपनी से जितना पैसा मिला था, उससे बहुत कम में टेलर ने काम कर दिया। इस तरह मेरे पास वो पैसा था जो मेरा नहीं था, लेकिन बीमा कंपनी संतुष्ट थी। मुझे लगता है कि इसलिए क्योंकि नए सूट की आधी से भी कम कीमत देकर बच गई थी। AC मैगलर एंड कंपनी संतुष्ट थी क्योंकि बीमा कंपनी ने मेरे नुकसान की भरपाई कर दी थी और इस मामले में उन्हें कुछ खर्च नहीं करना पड़ा था। लेकिन मैं संतुष्ट नहीं था। मैं उस पैसे का इस्तेमाल कई उद्देश्यों से कर सकता था। कानूनी रूप से ये मेरा था, मैं इसका स्वामी था और इस पर मेरा हक था। ना ही इसे हासिल करने के मेरे साधन पर कोई सवाल कर सकता था। अगर बीमा कंपनी को पता होता कि सूट की इतनी साफ सुथरी मरम्मत हो सकती थी, तो ये शायद इतना बड़ा बिल चुकाने में ना नुकुर करती। लेकिन मरम्मत में कितना खर्च आएगा, ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब पहले से नहीं दिया जा सकता था। मैंने उस अतिरिक्त पैसे के लिए अपनी अंतरात्मा से बहस की, लेकिन यह मुझे इसे रखने नहीं दे रही थी। इसलिए मैंने आखिरकार यह समझौता कर लिया कि मैं आधी राशि लौटा दूंगा और बाकी आधी रख लूंगा, क्योंकि इसे ठीक कराने में मेरा काफ़ी समय खराब हुआ था और इस कारण भी कि कपड़े के दोषपूर्ण हिस्से पर मरम्मत बाद में दिख सकती है। मुझे अपने पक्ष में मसलों को काफ़ी खींचना पड़ा था, तभी मैं मरम्मत की वास्तविक लागत से ज़्यादा रखने में तर्कसंगत महसूस कर पाया। जब मैंने पैसा लौटाया तो मैगलर एंड कंपनी ने सुझाव दिया कि मैं पैसा रखे रहूं और भूल जाऊं, जिस पर मैंने जवाब दिया, यही तो दिक्कत है कि मैं इसे रखना चाहता हूं, लेकिन मैं इसे भूल नहीं सकता। वह पैसा वापस लौटाने का एक ठोस कारण था। इसका नैतिकता या ईमानदारी से कोई लेना देना नहीं था। इसका AC मैगलर एंड कंपनी या उनकी रक्षा करने वाली बीमा कंपनी के अधिकारों से कोई लेना देना नहीं था। पैसा लौटाने के निर्णय पर पहुंचने के लिए मैंने कभी मैगलर या बीमा कंपनी के बारे में नहीं सोचा। वे इस पूरे मामले से बाहर थे क्योंकि वे संतुष्ट थे। मैंने तो सिर्फ चरित्र के बारे में सोचा था। मैं जानता था कि हर बात मेरी नैतिक प्रकृति को प्रभावित करती है और वह चरित्र इंसान की आदतों तथा नैतिक व्यवहार के सहयोग से न ज़्यादा होता है और न कम। मैं जानता था कि मैं उस पैसे का अधिकारी बने बिना उसे अपने पास उसी तरह नहीं रख सकता जिस तरह सेब का व्यापारी जाड़े के लिए सेबों का भंडारण करते समय पीपे में अच्छे सेबों के साथ सड़ा सेब रखना गवारा नहीं कर सकता। मैंने पैसे इसलिए वापस किए क्योंकि मैं खुद को यह विश्वास दिलाना चाहता था कि कोई भी घटिया सामग्री मेरे जानते बूझते हुए मेरे चरित्र में प्रवेश नहीं कर सकती। मैंने पैसे इसलिए वापस किए क्योंकि इससे मुझे अपनी जांच परख करने का शानदार अवसर मिला। मुझे यह तय करने का अवसर मिला कि मेरे पास किस तरह की ईमानदारी है। क्या यह ऐसी ईमानदारी है जो फायदे की खातिर मौजूद है, या फिर यह ज़्यादा गहरा, ज़्यादा उदात्त और ज़्यादा सार्थक ब्रांड है जो ज़्यादा शक्तिशाली बनने और ज़्यादा सेवा करने की खातिर ईमानदार बनने के लिए उकसाता है। मुझे विश्वास है कि यदि हमारी योजनाएं ठोस आर्थिक सिद्धांतों की बुनियाद पर बनी हों, यदि वे सभी प्रभावित लोगों के प्रति निष्पक्ष और न्यायपूर्ण हों, अगर हम उन योजनाओं के साथ चरित्र की प्रबल शक्ति और आत्मविश्वास को रख सकें, तो अंतरात्मा को संतुष्ट करने वाली घटनाओं से बढ़ता है, तो हम शक्ति की जबरदस्त धारा की सहायता से सफलता पर सवारी करेंगे जिसे पृथ्वी की कोई ताकत नहीं रोक सकती। एक ऐसी शक्ति जिसे बहुत कम लोग सही तरीके से समझ सकते हैं या व्याख्या कर सकते हैं। शक्ति संगठित ज्ञान है जो ऐसे उद्देश्यों के प्रति नियंत्रित और निर्देशित होता है जो सभी प्रभावित लोगों के प्रति न्याय और निष्पक्षता पर टिके होते हैं। मानव शक्ति की दो श्रेणियां हैं,
एक व्यक्तिगत शक्ति होती है और दूसरे व्यक्तियों के संगठन की शक्ति होती है जो साझे लक्ष्य के प्रति सामंजस्य में काम करते हैं। बुद्धिमत्ता पूर्वक निर्देशित संगठन के सिवाय कोई शक्ति हो ही नहीं सकती। आप आत्म सुझाव के सिद्धांत का इस्तेमाल किए बगैर अपनी व्यक्तिगत शक्तियों को किसी तरह से संगठित नहीं कर सकते। इसका कारण यह है कि आप अपनी शक्तियों, अपनी भावनाओं, अपनी बुद्धि, अपनी तार्किक शक्तियों या अपने शारीरिक कार्यों को एक योजना में एक साथ इकट्ठा किए बगैर, उन्हें सहबंधित किए बगैर और उन्हें योजना में लाए बगैर स्फूर्त नहीं कर सकते या प्रगतिशील बल नहीं दे सकते। चाहे बड़ी हो या छोटी कोई भी योजना आत्म सुझाव के सिद्धांत के अलावा किसी तरह से आपके मस्तिष्क में बनाई नहीं जा सकती। मस्तिष्क एक समृद्ध बाढ़ की तरह है क्योंकि ये बाहरी भौतिक शारीरिक गतिविधि की ऐसी फसल उगाएगा जो मस्तिष्क के प्रबल विचारों की प्रकृति के हूबहू अनुरूप होती है, चाहे ये विचार वहाँ जानबूझकर रखे गए हों या फिर वे बस घुमक्कड़ों की तरह भटकते हुए आ गए हों और बिना किसी आमंत्रण के वहाँ आकर बस गए। अपने प्रबल विचारों के प्रभावों से बचने का कोई रास्ता नहीं है। यदि आप हमेशा असफलता, गरीबी और हताशा के बारे में सोचते रहते हैं तो सफलता, दौलत और साहस का आनंद लेने की कोई संभावना नहीं है। आप ये चुन सकते हैं कि आपका मानसिक ध्यान किस चीज़ पर केंद्रित रहे, इसीलिए आप अपने चारित्रिक विकास को नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे उन लोगों का चरित्र पता चलता है जिन्हें आप अपनी ओर आकर्षित करेंगे। आपका मस्तिष्क वह चुंबक है जो आपके सहयोगियों को आपके प्रति आकर्षित करता है, चाहे आप अपने जीवन में किसी भी मुकाम पर हों। इसीलिए ये आपके हाथ में है कि आप मस्तिष्क को सिर्फ उन्हीं विचारों से चुंबकीकृत करें जो इस प्रकार के लोगों को आकर्षित करें जिनके साथ आप जुड़ना चाहते हैं, और जीवन में उस मुकाम को भी आकर्षित करें जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। आत्म सुझाव वह बुनियाद है जिस पर और जिसके जरिए एक आकर्षक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसका कारण यह है कि चरित्र मस्तिष्क के सहायक प्रबल विचारों के अनुरूप विकसित होता है और ये विचार शरीर के कार्य को नियंत्रित करते हैं। जब आप आत्म सुझाव के सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को एक चित्र या योजना देते हैं। जब आप योजना बनाने की इस प्रक्रिया पर उचित रूप से एकाग्र होना या ध्यान केंद्रित करना सीख लेते हैं तो आप तुरंत अपने अवचेतन मन तक पहुंच सकते हैं और यह आपकी योजनाओं को कर्म में बदल देगा। शुरुआती लोगों को अपनी योजनाओं की रूपरेखा को बार बार दोहराना चाहिए, तभी अवचेतन मन इन योजनाओं को ग्रहण करेगा और वास्तविकता में बदलेगा। इसीलिए अगर आपको उसी पल परिणाम ना मिले तो हताश ना हो। जिन्होंने महारत हासिल कर ली है केवल वही अपने अवचेतन मन तक तुरंत पहुंच सकते हैं और उसे दिशा दे सकते हैं। इस सबक को खत्म करते समय मैं आपको याद दिला दूं कि आत्म सुझाव के सिद्धांत के पीछे एक महत्वपूर्ण चीज है जिसे आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, और यह है शक्तिशाली, गहरी, बहुत भावनात्मक इच्छा। इच्छा मस्तिष्क के कार्य संचालन की शुरुआत है। आप जिस भी चीज़ की इच्छा गहरी, जीवंत भाव से कर सकते हैं उसे भौतिक वास्तविकता में बदल सकते हैं। गहरी इच्छा सभी मानवीय उपलब्धियों की शुरुआत है। आत्म सुझाव सिर्फ वह सिद्धांत है जिसके जरिए वह इच्छा आपके अवचेतन मन तक पहुंचाई जाती है। शायद आपको यह साबित करने के लिए अपने खुद के अनुभव से बाहर जाने की जरूरत नहीं है कि जिस भी चीज़ की इंसान प्रबल इच्छा करता है उसे हासिल करना तुलनात्मक रूप से आसान होता है। अगले अध्याय में हम सुझाव का विषय लेंगे और दिखाएंगे कि आत्म सुझाव के जरिए अपने व्यक्तित्व को प्रगतिशील और आकर्षक बनाने के बाद इसका इस्तेमाल कैसे करें। सुझाव सभी सफल सेल्समैनशिप की बुनियाद है। इस ऑडियो में इतना ही। मिलती हूँ अगली ऑडियो में पुस्तक के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।